हेलो गाइस। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की सीरीज़ में आज मेरी दूसरी वीडियो है। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि सरगुजा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर 2024 में आया था। जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस लिरिकल बैलाड्स एज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। सो गाइस, चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आंसर है, फर्स्ट हेडिंग हमारा इंट्रोडक्शन का है। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स इन 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। लिरिकल बैलाड्स जो पोइट्री है उसका पब्लिकेशन 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने किया था। Proved to be a landmark in the history of English literature and marked the beginning of the Romantic Age 1798 to 1900। और ये जो पोइट्री हुई वो इंग्लिश लिटरेचर में जो इंग्लिश लिटरेचर में के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसने एक रोमांटिक एज के शुरुआत की निशानी बनाई। यहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है, ऐसा इस पोइट्री से इन्होंने ऐसा प्रूव किया। The Romantic poets were inspired by the writings of the Elizabethan age 1552 to 1604। और ये जो रोमांटिक पोइट्स हैं ये एलिजाबेथन एज की जो राइटिंग्स थी, जो एलिजाबेथन युग में जो लेखन कार्य थे, उनसे ये प्रेरित होकर के ये उस टाइम अपने रोमांटिक एज में जो भी पोइट्री वगैरह लिखते थे वो एलिजाबेथन एज से इंस्पायर होकर के। द एलिजाबेथन एज इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रोमांटिक एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो एलिजाबेथन एज है उसको इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में पहला रोमांटिक एज माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश thus the revival of the characteristics of the Elizabethan literature was termed as romantic revival। और इस तरह से जो एलिजाबेथन एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी जो विशेषताएं थी, वो क्या हो गई, वो रोमांटिक रिवाइवल यानी उनका पुनर्जीवन, रोमांटिक रिवाइवल हो गया। The major romantic poets are William Wordsworth, S.T. Coleridge, B.B. Shelley, John Keats and Lord Byron। जो प्रमुख रोमांटिक पोइट्स थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, बी.बी. शेले, जॉन किट्स एंड लॉर्ड बैरन थे। द रोमांटिक एज वॉज प्रेसिडेड बाय द न्यू क्लासिकल एज। और ये जो रोमांटिक एज है उससे पहले एक न्यू क्लासिकल एज आया था, नव शास्त्रीय युग आया था। The Romantic Age was a revolt against the neoclassical writings of Alexander Pope and Dr. Johnson। रोमांटिक एज, ये जो रोमांटिक युग था वो जो न्यू क्लासिकल एज के लेखन थे, जिसे अलेक्जेंडर पॉप और डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था, उसके एक खिलाफ में था, ये उसके विद्रोह में था। इन द 18th century the classical tendencies of correctness, adherence to rules and regulations, didacticism and intellectualism were dominant in literature। तो 18th सेंचुरी में एक 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी की जो लिटरेचर्स थी उसमें सुधार और रूल रेगुलेशन का पालन करना और शिक्षाप्रद और बुद्धिमत्ता, ये सारी चीज़ें ना 18th सेंचुरी के लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा विद्यमान थी।
हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम। फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। अब कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि ये जो कि ये बताती हैं कि रोमांटिक युग की शुरुआत हुई, जिससे ये पता चलता है। वो विशेषताएं क्या हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग है हमारा ब्रेक फ्रॉम द सेट रूल्स। जो बनाए हुए नियम थे उनसे उनसे अलग, उनसे हट करके ये कविताएं थीं। द रोमांटिक पोएट्री वॉज अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल पोएट्री। और जैसा कि हमने पिछले हेडिंग में भी देखा कि ये जो रोमांटिक पोएट्रीज थी वो जो न्यू क्लासिकल पोएट्रीज के अगेंस्ट थी, विच स्ट्रिक्टली फॉलोड रूल्स एंड रेगुलेशंस। द जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। पोएट्री लिखने की जो भी रूल्स होते थे उनको उसी रूल में लिखा जाता था, उसी नियम में लिखा जाता था। द क्लासिसिस्ट स्ट्रेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। और उन्होंने जो क्लासिसिस्ट थे वो इनके कारणों और तर्क पे जोर दिया। द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री वाज मेनली द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंस। और ये नवशास्त्रीय जो स्कूल थे, पाठशाला, जो नवशास्त्रीय स्कूल की जो कविताएं थी वो मुख्य रूप से बुद्धि का निर्माण करती थी। इट फॉलोड रिगोरसली टू द क्लोजेड कॉपलेट। Romantics believed that work should make proper sense and should be understood by others. अम, ये लेकिन जो रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे उनका ये मानना था कि उनकी पोएट्री एक प्रॉपर सेंस में होनी चाहिए, जो उनका एक उचित अर्थ होना चाहिए जो दूसरों को भी समझ में आए। However, the romantic poetry breaks away from the set rules। और हालांकि जो रोमांटिक पोएट्री थी वो ये सब बनाए हुए नियमों से काफ़ी दूर थी। नेक्स्ट हेडिंग है नोट ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स। इसमें व्यक्तिगत जो अपने विचार थे, व्यक्तिगत जो भावनाएं थी उनका खुलकर एक्सप्रेस करना या व्याख्या करना। Poets of this age were in favor of giving subjective interpretation to the objective realities of life। और इस युग के जो भी कवि थे वो अपने व्यक्तिगत विचारों की व्याख्या करते थे अपनी कविताओं में, अपने पर्सनल ओपिनियंस रखते थे। जो भी लाइफ की रियलिटीज़ हैं उसको अपने पर्सनल ओपिनियन में उस कविताओं में लिख देते थे। द रोमांटिक पोएट्री बिकेम इंडिविजुअलिस्टिक इन इट्स आउटलुक। और ये जो रोमांटिक पोएट्री इस तरीके से व्यक्तिगत दृष्टिकोण का हो गया। The poets during this age talked about their personal feelings rather than the universal feelings। और इस युग के जो भी कवि थे वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में बात करते थे बजाय इसके कि वो यूनिवर्सल फीलिंग्स जो भी वैश्विक भावनाएं हैं उसके जगह पे वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन कंट्री लाइफ एंड रिटर्न टू नेचर। पोएट्री ऑफ द 18th century was concerned with clubs and coffee houses। जो 18th century की कविताएं थी वो क्लब्स और कॉफ़ी हाउसेस
इस सब के बारे में बातें करती थी। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन लंदन, और लंदन में जो भी पॉलिटिकल लाइफ चल रही थी और वहाँ के जो भी सोशल लाइफ थी उसके बारे में बात करते थे। नेचर हैड पर्टिकुलरली नो प्लेस इन क्लासिकल पोइट्री, और क्लासिकल पोइट्री में नेचर का तो कोई जगह ही नहीं था। In the poetry of romantic revival, the interest of the poet was transferred from artificial decoration to natural beauty. Natural beauty. और फिर ये जो रोमांटिक रिवाइवल हुआ, ये पुनर्जीवन जब हुआ प्रकृतिवाद का, तो उसमें कवियों का जो इंटरेस्ट था उनका आर्टिफिशियल, ये जो दिखावटी दुनिया थी उससे उनका ट्रांसफ़र हो गया नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी की तरफ उनका ट्रांसफ़र हो गया। बोथ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज हैव स्पिरिचुअलाइज्ड नेचर। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ने नेचर को क्या किया, आध्यात्मिक किया। दे आर नॉट मेयरली पोएट्स ऑफ नेचर बट प्रोफेट्स ऑफ नेचर। वो केवल प्रकृति के कवि नहीं थे, वो प्रकृति के पैगंबर थे। नेक्स्ट हेडिंग है बाइनोक्यूलर वॉज टर्न्ड फ्रॉम रीजन टू इमोशन। दूरबीन को कारण से भावना की ओर मोड़ दिया गया। इन द रोमांटिक पोएट्री रीजन एंड इंटेलेक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय इमोशन, इमेजिनेशन एंड पैशन। रोमांटिक पोएट्री में कारण और बुद्धि की जगह पे भावनाएं और कल्पना और उत्साह से रिप्लेस कर दिया गया। देयर वॉज अ हाइटेंड इमोशनल सेंसिबिलिटी, और संवेदनशील भावनाओं की वृद्धि की गई। द रोमांटिक्स वांटेड द रीडर्स टू फील व्हाट दे फेल्ट। रोमांटिक्स पोएट चाहते थे कि वो जो उन्होंने महसूस किया है, रीडर्स भी, जो पाठक हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस करें। द पोएटिक कंपोजिशन हैज़ टू पास थ्रू 4 स्टेप्स: recollection, contemplation, recrudescence and composition. recrudescence. जो पोएटिक कंपोजिशन होती है, जो कविता की रचना होती है, उसको 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। याद से, चिंतन से, और प्रत्यावर्तन और रचना। इन 4 स्टेज से एक पोएटिक को गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन लाइफ, सामान्य जीवन का प्रस्तुतिकरण। रोमांटिक पोएट्स started taking interest in the lives of common people. रोमांटिक पोएट्स ने स्पेशली वर्ड्सवर्थ ने जो सामान्य जीवन होते हैं, सामान्य लोगों के, उनके जीवन में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना शुरू किया था। द शेफर्ड्स, जो चरवाहे हैं, एंड द कॉटेज, झोपड़ी, एंड लेफ्ट द गैलेंट लॉर्ड्स एंड फैशंस, और वीरता, भगवान और फैशन को छोड़ दिया। इसके जगह पे जो सामान्य लोगों के जीवन है, जैसे झोपड़ी, चरवाहे, इन लोगों के जीवन में रुचि लेना शुरू कर दिया। द रोमांटिक पोएट्री वॉज मार्क्ड बाय इंटेंस ह्यूमन sympathy and consequent understanding of human heart. रोमांटिक पोएट्री को मानवीय हृदय के परिणाम और मानवीय हृदय के परिणाम की समझ और गहन मानवीय संवेदनाओं से चिन्हित किया गया।
It was quite natural for Wordsworth to deal with the simple life of ordinary villagers and rustic who lived in close proximity to nature. अम, ये वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत ही स्वाभाविक था कि अम, वो लोगों की सिंपल लाइफ से डील करते थे, जो सामान्य गांव के देहाती लोग रहते थे, जो कि प्रकृति के बहुत करीब रहते थे, उनके जीवन में वो ज़्यादा रुचि लेते थे। ये एक स्वाभाविक सी बात थी वर्ड्सवर्थ के लिए। rather than taking about rather than talking about politicians and statesmen who were intoxicated with glory and power, बजाय इसके कि जो राजनीति में रहने वाले लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो अपनी पावर और ग्लोरी और पावर, इन सब अपने ऐशो आराम, अपने शोहरत के नशे में जो चूर हैं, उनके बारे में बात करने के बजाय वो जो सिंपल लोगों की लाइफ होती है, गांव के लोग, उनके बारे में वो बात ज़्यादा करते थे। यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का प्रयोग। स्ट्रेस इज लेड ऑन सिंप्लिसिटी इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेटेड एंड आर्टिफिशियल मोड ऑफ एक्सप्रेशन adopted by the classical poets। क्लासिकल पोइट्स के द्वारा अडॉप्टेड किया गया जो बनावटी, दिखावटी या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसके बजाय सादगी से किसी बात को सरलता से बताने पे जोर दिया गया। वर्ड्सवर्थ इन द preface to lyrical ballads says, वर्ड्सवर्थ preface to lyrical ballads में कहते हैं, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition poetry। वे कहते हैं कि पोएट्री और प्रोज के लैंग्वेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दे बोथ प्रोज एंड पोएट्री स्पीक बाय एंड टू द सेम ऑर्गन्स। वे दोनों एक ही अंग से बात करते हैं। द बॉडी इन विच बोथ ऑफ देम आर क्लोथ्ड मे बी सेड टू बी द सेम सब्सटेंस। जिस शरीर से वे दोनों लिपटे हुए हैं, वो एक ही पदार्थ का कहा जा सकता है। पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स विप, बट पोएट्री आंसू नहीं बहाता है जैसे कि परियां नहीं रोती हैं, बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। लेकिन प्रकृति में और इंसानों में आंसू बहाया जाता है। पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। पोएट्री मनुष्य और प्रकृति का प्रतिबिंब है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिटोरिकल एंड डिवाइसेस। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री अलंकार और उपकरणों पर निर्भर नहीं है, बट इट इज़ द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स ओन थॉट एंड फीलिंग्स। बल्कि ये पोएट के व्यक्तिगत पोएट के व्यक्तिगत विचार और भावनाओं का एक्सप्रेशन है। वर्ड्सवर्थ believes that a poet is a man speaking to man। वर्ड्सवर्थ का मानना है, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि पोएट एक इंसान है और वो एक इंसान से बात कर रहा है। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोएट्री सभी ज्ञानों का सांस है और अंतिम आत्मा है। पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। और पोएट्री सभी
सभी ज्ञान का पहला और आखिरी है। इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ ह्यूमन। ये उतना ही अमर है जितना कि एक इंसान का हृदय अमर है। सो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो को मैं और कितने अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।